गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 से संबंधित राशियों की तुलना के अंदर हमने पिछली क्लास के अंदर अनुपात और समानुपात और प्रतिशत के बारे में पढ़ा था। आज हम लाभ हानि के बारे में पढ़ेंगे। ये लाभ कैसे होता है और हानि कैसे होती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। इसको करने से पहले कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। खरीदना क्या होता है, बेचना क्या होता है, या उसके ऊपर कुछ खर्च होते हैं। हम जो वस्तु खरीदते हैं, जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं उसको हम कहते हैं क्रय मूल्य, और जिस वस्तु को हम बेचते हैं, जितनी कीमत में बेचते हैं वो कहलाता है उसका विक्रय मूल्य। सबसे पहला चीज है क्रय मूल्य। जो वस्तु खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। ध्यान रखना है, क्रय मूल्य इसका दूसरा नाम है परचेज प्राइस। जो हम वस्तु खरीदते हैं, जैसे हम मार्केट गए, हम खरीद रहे हैं, ठीक है ना, कि पूछा कि कितने की वस्तु, उसने कहा 100 रुपए की, तो हमारे लिए वो कितने रुपए में पड़ी? 100 रुपए। और यदि ये तो नॉर्मल सामान्य जानकारी थी, क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जो वस्तु हम खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा खर्च होते हैं। जैसे अनाज की बोरी ली है कृषि मंडी से, उसी को हम क्या करते हैं, हम गाड़ी पर तो नहीं ला सकते, जैसे तो अब हम क्या करते हैं, एक रिक्शा करते हैं, टैक्सी, जिसके सहारे हम क्या करते हैं, उसको वो उस जगह से लेके अपने घर तक ले जाने में काम आता है। उसके अलावा जो खर्चा हो रहा है वो अपना टैक्सी का भी खर्चा हो रहा है, जैसे, ठीक है ना, उसको भी हम इस अनाज जो खरीदा है उसके अंदर साथ में हम जोड़ेंगे, तब वो हमारे लिए कहलाएगी लागत मूल्य। क्या कहलाएगी? लागत मूल्य। ध्यान रखना, लागत मूल्य का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य के अंदर, क्रय मूल्य में साथ में जो कुछ खर्चे होते हैं, जिसे कहते हैं ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय, या कह सकते खर्चे। इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो हमारे लिए क्या आ जाएगी? वो लागत मूल्य, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जो वस्तु हम खरीदते हैं उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा खर्च होते हैं। एक्स्ट्रा खर्च होने का मतलब भी क्या होता है? ऊपरी व्यय। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो ये मूल्य हमारे लिए वास्तव में ये कहलाएगी कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य। अब हमारी वस्तु वो कितने में रही है? जैसे मैंने अभी आपको समझा, वो गेहूं की बोरी थी, कितने रुपए की? 1200 रुपए की। टैक्सी का किराया उसने कितना लिया? जैसे किराया, ठीक है ना। हम ये नहीं कहेंगे वो गेहूं की बोरी हमारे 1200 रुपए लगे हैं, लेकिन जब उसके ऊपर किराया लगता है तब हम कहेंगे ये हमारे लिए कितने में आ गई है? बोरी पड़ी है अब 1350 रुपए। 1350 रुपए, जिसको हम कहते हैं लागत मूल्य कहते हैं। ये क्रय मूल्य होता है जो वस्तु खरीदते हैं। क्रय मूल्य, उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा होता है, ऊपरी व्यय होता है या खर्चे होते हैं। क्रय मूल्य के अंदर जब हम जोड़ते हैं तो वो कहलाती है लागत मूल्य। उसके बाद में है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस वस्तु को हम बेचते हैं, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। वह वस्तु जो हम बेचते हैं, जो हम बेचते हैं, उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं।
वह वस्तु या जो वस्तु हम बेचते हैं उसे कहते हैं विक्रय मूल्य। जैसे मैंने आप एक वस्तु ली थी, जैसे गेहूं मैंने ले ली 1000 रुपए। अब मैंने क्या किया कि घर पे जरूरत है नहीं, क्योंकि घर पे पड़ा है, तब मैं क्या करूंगा, किसी ने पूछ लिया कि मेरे को गेहूं चाहिए, तो उसने बोला कि रेट तो हम बता देंगे, ठीक है ना, लेकिन क्या भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, उसको कह दूंगा मैंने इतना खर्चा लगा है। तो हम क्या कह सकते हैं, उसको कुछ 100 या 200 रुपए ज्यादा कह के, 100 या 50 इतना ज्यादा कहकर हम उसको जब बेचते हैं तो हमारे लिए कहलाता है विक्रय मूल्य। अब इसके ऊपर डिपेंड होता है कि कम बेचा है या ज्यादा। कम बेचा है तो क्या होगा और ज्यादा बेचा है तो क्या होगा, जो हमारा टॉपिक है वही है। ज्यादा बेचते हैं तो हमें लाभ होता है, कम बेचते तो हमें हानि होती है। और कभी कभी क्या होता है, जितने में खरीदी है उतने में हम बेच देते हैं, तो उसे कहते हैं ना तो हमें लाभ हुआ है, नहीं हमें हानि हुई है, जितने में खरीदा उतने में ही हमने बेच दिया, ठीक है। इसलिए कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। अब इसका आइडिया कैसे लगाते कि लाभ हुआ है या हानि, इसके लिए ध्यान रखना है लाभ कब होता है और हानि कब होती है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, लाभ की कंडीशन कब होगी, रुपए के अंदर निकालना हो, ठीक है ना। जब विक्रय मूल्य अधिक हो, क्या हो, विक्रय मूल्य अधिक हो और क्रय मूल्य क्या हो, कम हो, तभी आपका लाभ होगा, तभी हमें लाभ होगा। विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम है तो लाभ होता है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये लाभ रुपए में निकालने का सूत्र है। यदि आपको पूछ लेता है कि लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत। तो इसका सूत्र ध्यान रखें, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हमेशा ध्यान रखना, ये जो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, कभी भी पूछ लिया जाता है लाभ हानि की गणना किस पर की जाती है, जो वस्तु हम खरीदते हैं उसके ऊपर ही गणना की जाती है। तो भाग के रूप में क्या लिखना है, हमें क्रय मूल्य लिखना है। क्या लिखना, क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100। कभी कभी क्या होता है, सूत्र ये न लगाकर सूत्र ये भी लगा सकते हैं। उसका सूत्र ये है, लाभ रुपए में, ठीक है, और क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100। यदि आपको क्रय मूल्य दिया हुआ, विक्रय मूल्य दिया हुआ, आपको पूछ लिया कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हमें ये सूत्र का, इस सूत्र का प्रयोग काम में लेना है। और यदि रुपए में दे दिया जाता है लाभ, क्रय मूल्य दिया हुआ है, तब हमें सूत्र ये काम में लेना है कि लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा इस तरह से। ये 3 सूत्र दिमाग में रखने लाभ से संबंधित। लाभ रुपए ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दोगे। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, उसमें क्या करना है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य। हमेशा ध्यान रखना, लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर ही की जाती है, ना कि विक्रय मूल्य पर की जाती है। और इंटू कर दोगे 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है इसलिए। यदि रुपए में दे देता लाभ, पहले से प्रश्न में कह दिया कि लाभ दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ, आपको सीधा कह दिया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो इस तरह से ये सूत्र काम में लेते हुए हल कर सकते हैं। ये तो है लाभ से संबंधित। अब आपका क्या है, हानि। हानि का ध्यान रखें। एक व्यक्ति था जिसने क्या किया, 900 रुपए में एक घड़ी खरीदी। कितने में, 900 रुपए में। अब उसने देखा कि घर पे तो इतनी सारी घड़ियां पड़ी हैं, घर वालों ने कह दिया कि घड़ी काम की नहीं है, क्या करना, इतनी सारी पड़ी है, कितने में ली, कि 900 रुपए में। अब उसने कहा कि या दे दे या वापस रिटर्न कर दे। उसने कहा मैं रिटर्न कैसे करूँ, जाऊँ कैसे। तो उसने क्या कहा, देखा कि आस पड़ोस में किसी ने पूछ लिया उससे कि मुझे घड़ी चाहिए थी, मार्केट जाने में प्रॉब्लम आ रही, समस्या हो रही है। तो उसने कहा कि मैं एक घड़ी लेके आया, एक दिन पहले लेके आया हूँ। तो पूछा उसने कितने में लाया, कि 900 रुपये में। तो उसने कह दिया कि मुझे चाहिए, दे देगा।
दे दूंगा। कितने में? तो इतने तो मैं दूंगा नहीं, मेरे पास तो इतने ही है पैसे, 800 रुपये। जैसे उसने कह दिया कि मेरे पास 800 रुपये, मैं 800 ही दे सकता, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो उसने कहा यार चलो ठीक है दे दे। तो उसके लिए अब क्या हो गया, 900 रुपये में खरीदी थी और उसने क्या कर दिया, 800 रुपये में बेच दी। इसका मतलब उसको क्या हुआ, लाभ होगा या हानि? हानि होगी। तो कहने का मतलब सूत्र क्या होगा, क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य क्या हो, कम। क्रय मूल्य ज्यादा हो, विक्रय मूल्य कम हो, तब हम क्या कर लेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस कर लेंगे, तब हमें हानि रुपए में आ जाएगी। इतने रुपए का हमें लॉस हो। जैसे उसने 900 में खरीदी थी, 800 में बेच दी, उसको कितने का घाटा हुआ, 100 रुपए का, 100 रुपए की हानि हुई। तो हानि रुपए में ज्ञात करने का सूत्र है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इस तरह से हानि निकल जाएगी। अब हानि प्रतिशत में पूछ लिया, हानि प्रतिशत में पूछ लिया तो क्या करोगे, तब हमें ध्यान रखना है जो सूत्र ऊपर है यही है, थोड़ा चेंजिंग होता है। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य। और अभी मैंने आपको समझाया था प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम 100 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। पिछली क्लास के अंदर भी मैंने यही समझाया था, लाभ प्रतिशत की गणना जब प्रश्न में प्रतिशत ज्ञात करना हो तो 100 से गुणा करते हैं, और प्रतिशत जब प्रश्न में दिया हुआ होता है तो 100 का क्या दिया जाता है, भाग दिया जाते हैं। तो यही हमने किया है कि प्रतिशत ज्ञात करना है, इसलिए 100 से हमने गुणा किए हैं। तो हानि प्रतिशत का सूत्र है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100। अब यदि प्रश्न में हानि दे दी जाती है, सीधी प्रश्न में हानि दी हुई है रुपए के अंदर, तब कैसे करोगे, उसका सूत्र है, ध्यान रखना। इसका सूत्र है हानि प्रतिशत रुपए में हानि है बटा आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, और इनटू कर दोगे 100। ये है हानि प्रतिशत का दूसरा सूत्र, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। एक नोट के रूप में हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा यही कंफ्यूजन होते हैं कि बट्टा में क्रय मूल्य क्यों हुआ। इसलिए मैं लिख रहा हूं कि लाभ व हानि की गणना, जब हम इसकी गणना करते हैं, लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर की जाएगी, क्रय मूल्य के आधार पर की जाएगी। ये ध्यान रखना, लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर की जाएगी या की जाती है। ठीक है, तो लाभ हानि से संबंधित हमने लाभ कैसे निकालते हैं, हानि कैसे निकालते हैं, उसका प्रतिशत कैसे होता है, इस तरह से हमने इसके सूत्रों को समझा। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, सरल ब्याज। नेक्स्ट पॉइंट है सरल ब्याज। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, सरल ब्याज, सरल ब्याज क्या होता है, या इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखें, ब्याज क्या होता है। हमें पता भी है, हम क्या करते हैं, घर वाले या कहीं आसपास सुनते हैं, उस व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को उधार पैसे दे दिए। क्या किया, उधार पैसे दिए, और उसने कहा कि मुझे इतने टाइम के बाद इतने रुपए ब्याज सहित मेरे को वापस करने हैं। मतलब उसने कहा कि कितने साल के लिए, जैसे उधार उसने 1 साल के लिए, ठीक है, 1 साल के उसने लिए, जैसे 1 वर्ष के लिए लिए हैं 10,000 रुपये, उसने कितने लिए, 10,000 रुपये, और उसने कहा कि मैं ब्याज की दर 2% लेता हूँ। कितनी, 2% लेता हूँ, तो मुझे 1 वर्ष के बाद
ब्याज सहित, कितना ब्याज सहित हम जोड़कर बता देते हैं कि मुझे मेरी जो राशि है और उस पर जो ब्याज बनता है उन दोनों को मिलाकर जो भी राशि बनेगी मुझे एक वर्ष के बाद इतनी राशि दे देना या इतनी देनी पड़ेगी। तो जैसे इसका 2% कितना होता है 100 रुपए, सॉरी 200 रुपए, ठीक है। तो ये जो ब्याज है और ये है एक साल के हिसाब से उन दोनों को जोड़कर जो भी आएगा वो गुणा करते हुए कर देगा। जैसे आप करना चाहते हैं इस तरह से भी कर सकते हैं, इसका सूत्र के रूप में होता है, ये देख ले सीधा कैसे आया, किसी को समझ में नहीं आता है तो अपन कर सकते हैं हम। तो उसका ब्याज कितना है 200 रुपए, ये रहा। अब ब्याज और जब इसको जो राशि उसने उधार ली थी इन दोनों को जोड़कर वो वापस इतनी राशि, कुल राशि इतनी लौटा देगा। ये है सरल ब्याज और कुल राशि। अब इस सरल ब्याज आया कैसे, सूत्र क्या बनता है वो दिमाग में रखना है। तो इसका सूत्र दिमाग में रखना है, ये तो मैंने एग्जांपल से समझाया है कि किस तरह से होता है। सूत्र के रूप में ध्यान रखना है, सरल ब्याज बराबर मूलधन जो हमने उधार राशि दी है इनटू समय, कितने टाइम के लिए दी है उधार राशि, इनटू दर, कितने प्रतिशत हम उसे लेंगे, बाटा में कर देंगे 100। भाग के रूप में क्या करना है 100। अब 100 क्यों है, क्योंकि ये जो दर है प्रतिशत में दी हुई होगी इसलिए भाग में 100 किया जाता है। तो सरल ब्याज का सूत्र है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। अब कुल राशि लौटाना जैसे मैंने आपको बताया था उसको कहते हैं मिश्र धन। क्या कहते हैं, मिश्र धन। तो मिश्र धन का सूत्र क्या है, आपने राशि जो उधार दी है वो है मूलधन, उसमें हम क्या करते हैं सरल ब्याज को जब जोड़ेंगे, इसको सरल ब्याज को जब ये निकालते हैं कैलकुलेशन करते हैं सरल ब्याज की, उसके बाद जो आ जाएगी वो राशि आ जाएगी सरल ब्याज। सरल ब्याज और मूलधन को जब हम जोड़ेंगे तब हमें वो राशि क्या कहलाती है, मिश्र धन कहलाती है। मिश्र धन की राशि मूलधन के अंदर जब सरल ब्याज को जोड़ दिया जाता तो वो मिश्र धन कहलाता है। अब इसी से संबंध इस सूत्र के अंदर 3 सूत्र और बनते हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उससे संबंध उसके सूत्र बनते हैं। जैसे यदि प्रश्न में कह दिया आपके मूलधन नहीं है, समय दिया हुआ है, दर है और सरल ब्याज भी है, तो उसका सूत्र क्या बनता है, मूलधन का सूत्र सरल ब्याज इंटू 100, ठीक है, बटा समय इंटू दर। ये एक इसी सूत्र से ही बनता है, अलग कोई सूत्र नहीं है। मूलधन जब ज्ञात करते हैं तब क्या करते हैं, सरल ब्याज को 100 से गुणा करते हैं और समय और दर का उसमें भाग देते हैं, तब आपकी निकल जाएगी मूलधन। यदि आपको पूछ लिया कि समय कैसे निकालेंगे, टाइम, तो टाइम का सूत्र क्या है, सरल ब्याज गुणा 100 बटा, अब यहां पर आएगा मूलधन इंटू दर। इसके आधार पर आप निकाल सकते हैं दर, सॉरी समय निकाल सकते हैं। और दर का सूत्र ध्यान रखना है, दर का सूत्र क्या होगा, दर बराबर सरल ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू समय। मूलधन और समय का गुणा करके ऊपर सरल ब्याज का 100 से गुणा करके इसका जब हम भाग देंगे तो हमारा दर आएगा। दर हमेशा होती है प्रतिशत में। तो ये स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि सरल ब्याज की गणना कैसे की जाती है, सरल ब्याज होता क्या है। सरल ब्याज को मैंने आपको समझा दिया, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उधार देना ही क्या कहलाता है, ठीक है। ये सरल ब्याज उधार देता है, उसके ऊपर कुछ ब्याज लेता है, ये उसका सरल ब्याज निकल रहा है। इसके आधार पर इसके सूत्र पढ़ने। तो डियर स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले से संबंधित हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।